32 स्वचालित। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज 37वां सेट है। 7 क्वेश्चन है, सातों इकोनॉमी से ही है, करंट भी है, ट्रेडिशनल भी है। आज का जो पहला क्वेश्चन है आर्थिक समीक्षा 2023-24 जो भारत सरकार का है उससे लिया गया है। क्वेश्चन है कि आर्थिक समीक्षा 2023-24 के अनुसार भारत के विश्व व्यापार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है ना। भारत का विश्व व्यापार के संदर्भ में 23-24 का डाटा बेस्ड क्वेश्चन है और ऐसा क्वेश्चन आयोग के द्वारा पूछा भी जाता है। तो इसीलिए हमको लगता है कि 67वीं में क्वेश्चन इसी से 69वीं में क्वेश्चन इससे संबंधित रहा भी है। पहला जो विकल्प है, व्यापारिक भागीदारों की मांग के कमी के कारण वस्तुगत निर्यात में कमी आई है, लेकिन सेवाओं के निर्यात बढ़े थे, है ना। मांग की कमी के कारण वस्तुगत निर्यात भारत का घटा था, लेकिन सेवा के निर्यात में तेजी आई थी। ये कथन सही है। सेवा के निर्यात में कमी, 2 कारण था इसका। ये जो दूसरा विकल्प है, भुगतान संतुलन के चालू खाता का घाटा 121.6 अरब डॉलर से घटकर 78.1 डॉलर रह गया है। यानी चालू खाता में क्या क्या शामिल होता है? भुगतान संतुलन के चालू खाता में दृश्य और अदृश्य मद का व्यापार शामिल होता है, यानी वस्तु और सेवा का लेन देन शामिल होता है ना। तो वस्तु और सेवा के लेन देन में का जो है उसमें घाटा कम हुआ है। ये कमी 121.6 अरब डॉलर से 78.1 अरब डॉलर हुआ है, यानी व्यापार घाटा घट गया है। इस घटने का 2 कारण बताया गया है। एक, सेवा निर्यात में वृद्धि, इसके कारण ये घटा है। और दूसरा कारण बताया गया है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमत भी कम रही। इसके कारण तेल का जो घाटा उत्पन्न होता था मौद्रिक रूप से, वो घाटा कम रहा। तो दूसरा कारण बताया गया है आर्थिक समीक्षा में, अंतर्राष्ट्रीय बाजार तेल यानी पेट्रोलियम कीमत में कमी। इस 2 कारण से कुछ रही संगत, 2 कारण से चालू खाता का घाटा 2023-24 में कम हुआ है। तीसरा विकल्प है, 2023-24 के दौरान कुल रक्षा व्यय 2.5 अरब डॉलर का हुआ है, जो 2016-17 में मात्र 0.5 अरब डॉलर था। ये भी सही है, ये तो सही है ही, ये भी सही है। 2016-17 में भारत का रक्षा निर्यात मात्र 0.5 यानी ½ अरब डॉलर ही होता था, जो अभी बढ़कर 2.5 अरब डॉलर हुआ है। और पिछले साल की तुलना में यानी 22-23 की तुलना में
22-23 में रक्षा निर्यात ये $2 अरब का था। 23-24 में 2.5 रहा है, यानी 2022-23 की तुलना में 25% की वृद्धि है। तो ये कथन भी सही है ना। चौथा, वैश्विक व्यापार में वस्तु एवं सेवा के निर्यात में भारत की हिस्सेदारी 3% और आयात में 2.4% है। ये केवल उल्टा कर दिया गया है। वस्तु एवं सेवा के निर्यात में 2.4 है और आयात में 3% है। तो यही इसका उत्तर होगा, यही उत्तर होगा। वस्तु एवं सेवा के निर्यात में भारत की हिस्सेदारी 2.4% एवं आयात में हिस्सेदारी 3% है। इसमें वस्तु का आयात अधिक होता है। केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई भास्कर पहल है ना, भारत स्टार्टअप नॉलेज रजिस्ट्री, भास्कर पहल का संबंध किससे है ना। भास्कर पहल का संबंध स्टार्टअप के निवेशकों, स्टार्टअप उसमें करने वाले निवेशकों या जो सेवा देने वाले कंपनियां हैं उनके कार्यों में समन्वय बनाकर इस क्षेत्र का विकास करना है। स्टार्टअप तो भास्कर एक संयुक्त स्वरूप है लिखा हुआ भारत स्टार्टअप नॉलेज रजिस्ट्री, ये सही है। इसका उद्देश्य स्टार्टअप निवेशक, सेवा प्रदाता एवं सरकारी निकायों के विचारों के आदान प्रदान को बढ़ाते हुए इस क्षेत्र का विकास सुनिश्चित करना है। ये भी सही है। नवाचार और उद्यमिता के मामले में भारत को विश्व में एक नेता के रूप में स्थापित करना है। तो ये भी सही है, तीनों है। ये जो विकल्प है अंतरिक्ष के क्षेत्र में निजी निवेश को प्रोत्साहित करते हुए अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था को 10 वर्षों में 5 गुना बढ़ा सके। ये बजट 2024-25 का लक्ष्य है कि अगले 10 वर्षों में अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था को बढ़ाकर 5 गुना किया जाए। ये बजट का लक्ष्य है, इससे इसका संबंध नहीं है, इसलिए यही उत्तर होगा, है ना। इससे संबंधित कोई योजना नहीं है। भास्कर का संबंध स्टार्टअप से है, स्टार्टअप के क्षेत्र में नवाचार और उद्यमशीलता से है, ताकि स्टार्टअप का तेजी से वृद्धि किया जा सके। तीसरा, भारत सरकार के किसान एवं कल्याण मंत्रालय के द्वारा एग्रीश्योर योजना, जो अंतरिम बजट लाया गया था 1 फरवरी को, उसमें एक प्लान ये लाया गया था कि किसी क्षेत्र में स्टार्टअप को बढ़ावा दिया जाएगा ताकि नवाचार पर आधारित जो शोध होते हैं या जो नवाचार हो रहा है उसका लाभ कृषि क्षेत्र को प्राप्त हो सके। याद होगा अंतरिम बजट में इसकी घोषणा की गई थी। इसी घोषणा को मूर्त रूप देने के लिए एग्रोश्योर योजना की शुरुआत की गई है ना। इसके तहत जो मुख्य उद्देश्य है सितंबर में कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इसका उद्घाटन भी किया है। कृषि एवं ग्रामीण क्षेत्र में स्टार्टअप को बढ़ावा देना।
आय दुगना करने का समय सीमा नहीं है। मोदी साहब केवल बोल देते हैं कि 2 गुना करेंगे, प्रयास भी चल रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं कि कब 2 गुना हुआ, ये भी नहीं है, ये इस योजना का लक्ष्य नहीं है। ऐसे भारत का लक्ष्य है कि 2030 तक कृषि निर्यातों को $100 अरब किया जाए, लेकिन इस योजना का लक्ष्य नहीं है। और नेट बोए गए क्षेत्र के लगभग 50% पर जैविक खेती होगी, ये भी नहीं है। कृषि और ग्रामीण स्टार्टअप इकोसिस्टम को नवाचार और विकास को प्रोत्साहित करना, यही है। कृषि क्षेत्र में ग्रामीण विकास में स्टार्टअप और नवाचार इनोवेशन को बढ़ावा देना एग्रीश्योर योजना का प्रमुख उद्देश्य है। कुल खाद्यान्न उत्पादन क्वेश्चन खूब पूछता है, याद है कितना है किसी को याद? इस बार का अंतिम आंकड़ा कृषि एवं किसान मंत्रालय के द्वारा जारी हुआ है। इसके अनुसार 2023-24 में कुल खाद्यान्न उत्पादन भारत का कितना रहा है? बताइए, पढ़े हैं? क्वेश्चन तो पूछ देता है। पिछले बार 330 मिलियन टन था, है ना? इस बार 332 मिलियन टन है। अंतिम आंकड़ा यही आया है। ये सबको थोड़ा देखना पड़ेगा। 332 मिलियन टन टोटल उत्पादन हुआ है। 2030 मिलियन टन 2022-23 में था। इसमें सबसे ज्यादा धान है। धान का उत्पादन 1378 मिलियन टन है। गेहूं का 1132 है। मोटे अनाज और पोषक अनाज का 569 है। श्री अन्न का है 176 मिलियन टन और मक्का का है 377 मिलियन टन। यही मिलाकर 332 मिलियन टन हुआ है। ठीक है ना? ये मिलियन टन नहीं होगा जी, ये तो हजार में होगा, मिलियन टन नहीं है ये ऐसे करोगे तो ऐसे हो जाएगा। ये दशमलव दे के कर दो, वही ठीक रहेगा, है ना? तब यही है, इस मिलाकर 332 दशमलव समथिंग भी है मिलियन टन, इतने का उत्पादन है ना? इसके बाद बिहार बजट 2024-25 में किन महिलाओं में उद्यमशीलता को बढ़ावा देने के लिए स्वच्छांगिनी परियोजना शुरू की गई है? स्वच्छांगिनी किससे संबंधित है? एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन है। पटना शहर के असलम बस्तियों में रहने वाली महिलाओं में उद्यमशीलता को बढ़ावा देने के लिए, है ना? इसलिए ये शहरों में देह व्यापार गलत हो जाएगा। शहरों में स्लम नहीं होगा, ये केवल पटना शहर के लिए ही लाया गया था, है ना? पटना शहर में स्लम क्षेत्र में रहने वाली महिलाएं, ये सही होगा, ये भी गलत होगा।
है ना, स्वच्छांगनी योजना। अगला, सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में, जीडीपी के रूप में यदि केंद्र सरकार का राजकोषीय घाटा बढ़ता है तब क्या होगा। राजकोषीय घाटा बढ़ रहा है, उस स्थिति में क्या होगा। ब्याज दरों में वृद्धि, उत्पादन लागतों में वृद्धि, केंद्र सरकार के ब्याज देयताओं में वृद्धि होती है, क्या होगा इसका तो बताइए कम से कम। अगर राजकोषीय घाटा बढ़ता है तब क्या होगा। क्या हो जाएगा, ब्याज दर बढ़ेगी, बढ़ी जाएगी, उत्पादन लागत में भी वृद्धि होगी और ब्याज दर का तो बढ़ेगा ही, यानी तीनों कथन सही है। नहीं, तीनों में वृद्धि होना है। और आज का अंतिम क्वेश्चन, विशेष आहरण अधिकार स्पेशल ड्रॉइंग राइट के विषय में कौन सा कथन सही नहीं है। एसडीआर एक अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय रिजर्व है जो सदस्य राष्ट्रों के विदेशी विनिमय। एसडीआर होता क्या है, सदस्य राष्ट्रों को उनके अंशदान के बदले आईएमएफ द्वारा जारी प्रतिभूति है, सिक्योरिटी है, यही होता है ना। 1970 से प्रचलन है और 1974 से बास्केट सिस्टम का प्रयोग है। बास्केट सिस्टम यानी 70 में जब शुरू किया गया था तो इसके मूल्य का आकलन केवल अमेरिकी डॉलर में किया जाता था। 74 से बास्केट सिस्टम की शुरुआत हुई जिसमें डॉलर के अतिरिक्त स्टर्लिंग पाउंड, यूरो, येन, युआन को शामिल किया गया। युआन की जगह पर अब चीन की मुद्रा रेनबिन्बी को शामिल किया गया है। अब विकल्प देखते हैं। एक अंतर्राष्ट्रीय रिजर्व है, सही है, जो सदस्य राष्ट्रों के विदेशी विनिमय रिजर्व का हिस्सा है ना। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा जारी एक करेंसी नहीं है, क्या है, प्रतिभूति है। एसडीआर का सृजन अंतर्राष्ट्रीय तरलता इसीलिए किया ही गया था कि अंतर्राष्ट्रीय तरलता की स्थिति अगर उत्पन्न होती है तो समाधान किया जा सके। और अमेरिकी डॉलर, यूरो, युआन की जगह पर इसमें लिख देना चाहिए रेनबिन्बी, नहीं येन और पौंड में होता है। तो ये सही है, ये तो गलत है, तो उत्तर यही होगा। ये सही है और ये भी सही है ना। यही 4 सही होगा, बी, है ना। फिर से एक बार देख लेते हैं। विश्व व्यापार भारत के संदर्भ में विश्व व्यापार है। व्यापारिक भागीदारों की मांग में कमी के कारण वस्तुगत निर्यात में कमी आई है, ये सही है, लेकिन सेवाओं का निर्यात बढ़ा है, ये भी सही है। भुगतान संतुलन के चालू खाते का घाटा कम हुआ है, 121.6 अरब डॉलर से घटकर 78.1 अरब डॉलर हो गया है। ऐसा होने का 2 कारण है, सेवाओं के निर्यात का बढ़ जाना और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत का घट जाना। इसी वजह से भुगतान संतुलन का घाटा कम हुआ है। कुल रक्षा
निर्यात 2.5 अरब डॉलर का हुआ है, जो 2016-17 में मात्र हम तो 5 कह रहे हैं, 0.2 अरब डॉलर ही था, है ना। अब समझ सकते हैं कितना गुना बढ़ा है। और 2022-23 में रक्षा निर्यात 2 अरब डॉलर का था, जो इस बार बढ़कर 2.5 अरब डॉलर हुआ है। ऐसा रक्षा क्षेत्र में बड़े पैमाने पर मेक इन इंडिया के प्रयोग के कारण संभव हुआ है। वस्तुओं एवं सेवाओं के निर्यात में भारत की वैश्विक भागीदारी 2.4% और आयात में 3% रही है 2023-24 के दौरान। कुल मिलाकर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में भारत की हिस्सेदारी अभी भी 2.4% ही है। जो नई विदेश व्यापार नीति 23 में लाई गई थी, जिसकी कोई मैक्सिमम सीमा तय नहीं किया गया था, उसमें लक्ष्य रखा गया है कि हम निर्यात में हिस्सेदारी 3% की प्राप्त करने का कोशिश करेंगे। भास्कर योजना का संबंध स्टार्टअप से है। स्टार्टअप के क्षेत्र में निवेशकों, सेवा देने वाले संस्थाओं एवं सरकार के एजेंसियों के बीच समन्वय स्थापित कर इस क्षेत्र के विकास को बढ़ावा देना है। भास्कर का फुल फॉर्म भारत स्टार्टअप नॉलेज रजिस्ट्री है ना। इस पहल के माध्यम से भारत को नवाचार एवं उद्यमशीलता के एक नेता के रूप में वैश्विक स्तर पर स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है। इसलिए अंतरिक्ष विज्ञान वाला ये गलत है। भारत सरकार के कृषि एवं किसान मंत्रालय के द्वारा जो एग्री श्योर योजना शुरू की गई है, यह अंतरिम बजट 2024-25 में जो घोषित हुआ था कि कृषि एवं ग्रामीण क्षेत्र में स्टार्टअप को बढ़ावा दिया जाएगा, नवाचार को बढ़ावा दिया जाएगा। इसी घोषणा को मूर्त रूप देने के लिए एग्री श्योर योजना की शुरुआत की गई है ना। यही इकोसिस्टम वातावरण बनाना है। फसल वर्ष 2023-24 में भारत में कुल खाद्यान्न उत्पादन 332 मिलियन टन का हुआ है। उसमें धान 137.8 मिलियन टन है, गेहूं 113.2 मिलियन टन है। इतना तो याद नहीं रहेगा कि किसका क्या है, याद रखने की जरूरत भी नहीं है, नहीं तो फिर इसी में याद करते हुए कई चीज़ भूल भी जाइएगा। इससे ज़्यादा उलझना नहीं है इन बातों से। बस एक चीज़ याद रखिएगा कि 332 तो याद रखना होगा, पूछता भी है ना। स्टेटमेंट बनाकर पूछ सकता है या डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकता है। दूसरी बात कि इस 332 मिलियन टन में सर्वाधिक धान है। ऐसे भी धान ही भारत में अधिक होता है ना। धान के बाद गेहूं है, तो धान और गेहूं ही प्रमुख फसल है, खाद्यान्न है। ज़्यादा उत्पादन भी इसी का होता है। एमएसपी के कारण भी इसके उत्पादन पर किसान अधिक जोर देते हैं। आसानी से बिक जाता है, घाटा होने की संभावना कम रहती है। ऐसे मकई का भी उत्पादन है, मोटे अनाज का भी है, लेकिन इस पर ज़्यादा फोकस नहीं करना है कि अब इसका भी हम आंकड़ा याद करें, क्योंकि इतने आंकड़े याद रहते नहीं हैं। इसके चक्कर में दूसरे क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। महिलाओं के लिए बिहार बजट 2024 में एक स्वच्छांगनी परियोजना शुरू करने की घोषणा की गई है। ये पटना शहर में स्लम में रहने वाली महिलाओं में उद्यमशीलता को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया है ना। तो केवल पटना शहर के लिए ही है, अन्य शहरों के लिए योजना नहीं अभी है। स्वच्छांगनी योजना जो है केवल पटना शहर के अस्लम बस्तियों, जो मलिन बस्ती होती है, अस्लम बस्तियों में रहने वाली महिलाओं में उद्यमशीलता को बढ़ावा देने के लिए ही लाया गया है। अगर जीडीपी के रूप में राजकोषीय घाटा बढ़ता है तब ब्याज दरों में वृद्धि की आशंका रहती है, उत्पादन लागत में वृद्धि होगी और केंद्र सरकार का ब्याज देयता बढ़ेगा। तीनों ही होता है, केवल तीनों कथन सही है। केवल तीनों नहीं होगा, सभी तीनों। विशेष आहरण अधिकार आईएमएफ द्वारा, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा
सदस्य राष्ट्रों को उनके अंशदान के बदले जारी किया जाने वाला एक प्रकार का प्रतिभूति है, सिक्योरिटी है। इस अंशदान में भारत की हिस्सेदारी अभी वर्तमान में 2.75% है, हर देश का होता है, और उसके बदले जो मूल्य बनता है उस मूल्य में SDR जारी किए जाते हैं। ये विदेशी मुद्रा भंडार का हिस्सा भी होता है। इसकी शुरुआत 1970 में हुई थी अंतर्राष्ट्रीय तरलता को समायोजित करने के लिए। शुरुआत में इसके मूल्य का आकलन यानी 4 वर्षों तक इसके मूल्य का आकलन केवल अमेरिकी डॉलर में हुआ। 1974 से करेंसी के बास्केट सिस्टम को अपनाया गया है, जिसमें अमेरिकी डॉलर तो है ही, येन भी है, यूरो भी है, युआंग भी है, या रेनमिन भी कह सकते हैं जो चीन की मुद्रा है, और स्टर्लिंग पाउंड है। इसी में इसके मूल्य का आकलन किया जाता है। तो करेंसी नहीं है, सिक्योरिटी है ये, है ना। और तो सब सही है। तो आज का यही क्वेश्चन था, समाप्त हो गया। कल फिर 7 क्वेश्चन के साथ ही इकोनॉमी का ही क्वेश्चन रहेगा। परंपरागत और समसामयिक दोनों क्वेश्चन उसमें शामिल रहेंगे, क्योंकि इकोनॉमी में करंट से क्वेश्चन पूछा ही जाता है, जिसमें बजट होता है, आर्थिक समीक्षा होती है, या फिर इकोनॉमी के क्षेत्र में जो योजनाएं चलती हैं, समितियां बनती हैं, निर्णय लिए जाते हैं, जो आंकड़े होते हैं, उससे ही क्वेश्चन पूछा जाता है। अभी तक का ट्रेंड यही रहा है। उसी ट्रेंड के अनुसार दोनों को मिलाकर फिर कल 7 क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आज तक के लिए इतना ही, धन्यवाद।